कुछ नहीं। गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी है, हम उसमें जाकर भी नहीं बैठ सकते। तुम यहीं रुको, मैं आसपास कुछ देखता हूँ। रिद्धि हाँ में सिर हिलाती है। दक्ष जाने लगता है, लेकिन फिर रिद्धि के पास आकर उसे अपना ब्लेजर पहनने लगता है। रिद्धि और दक्ष दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। शायद पहली बार बिना किसी काम, बिना किसी झगड़े के सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। ना जाने ये एक पल कितना लंबा हो जाता अगर बादल की गरज उन्हें होश में ना ले आती। मैं जाता हूँ। वो आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दूर उसे एक झोपड़ी दिखती है तो वो वहाँ जाता है और दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक बुजुर्ग औरत बाहर आती है। क्या हुआ बेटा, इतनी बारिश में तुम कहाँ घूम रहे हो? दादी, यहाँ पीछे वाली बस्ती में हमारी फिल्म की शूटिंग चलती है। अब मैं वहीं से वापस लौट रहा था, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। मेरे साथ एक लड़की भी है, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। तभी एक बुजुर्ग आदमी घर से बोलता है, कौन है? एक लड़का है जो पिक्चर बन रही है, उसमें काम करता है। इसकी गाड़ी खराब हो गई है तो मदद मांग रहा है। अंदर आने दो उसे। ठीक है, आ जाओ तुम लोग। मैं बस अभी उस लड़की को लेकर आता हूँ। थैंक यू दादी। दक्ष तेज तेज कदमों से रिद्धि को लेने के लिए चला जाता है। आई होप कि वो ठीक हो। दक्ष जैसे ही रिद्धि के पास पहुंचता है, उसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। रिद्धि वहाँ ठंड से बेहोश पड़ी थी। दक्ष भागकर उसके पास आता है। रिद्धि क्या हुआ तुम्हें? उठो प्लीज। वो उसके चेहरे को सहलाता है और उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड की वजह से उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। वो उसे गोद में उठाकर बुजुर्ग औरत के घर ले जाता है। अरे क्या हुआ बिटिया को? ठंड से बेहोश हो गई है। जल्दी से इसे अंदर लेकर आओ। दक्ष रिद्धि को अंदर ले आता है और एक खटिया पड़ी हुई थी उस पर लेटा देता है। इसके तो सारे कपड़े भीगे हुए हैं, इसी वजह से इसकी तबीयत और खराब हो रही है। तो अब? कपड़े तो तुम्हारे भी भीगे हुए हैं, तुम भी कपड़े बदल लो और इसके कपड़े हम बदल देंगे। मैं ठीक हूँ दादी, आप बस इसे होश में लाइए। तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी। और अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे, इसलिए जिद मत करो। हम अभी तुम्हें अपने लड़के के कपड़े देते हैं, तुम अंदर वाले कमरे में जाकर बदल लो। इसे हम अपनी बेटिया के कपड़े पहना देंगे। दक्ष कुछ नहीं कहता। वो औरत उसे कपड़े देकर अंदर वाले कमरे में भेज देती है और रिद्धि के कपड़े बदल देती है। कपड़े बदल कर दक्ष वहाँ आता है और रिद्धि के पास आकर बैठ जाता है। हम तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाते हैं, तब तक तुम इसके पैर के तलवे सहलाओ। ठीक है। दक्ष रिद्धि के पैर के तलवे सहलाने लगता है, लेकिन वो बेसुध पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद दादी उसके लिए काढ़ा बना कर लाती है। दादी से तो होश ही नहीं आ रहा है। आपके पास लकड़ियाँ होंगी जलाने के लिए? गर्मी से आराम मिलेगा। हाँ, हम अभी लाते हैं। दादी उसे लकड़ियाँ लाकर देती है और दक्ष पास में आग जला देता है। दादी आप सो जाइए, मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ। प्लीज आप हमारी वजह से मत परेशान होइए। ठीक है। वो अंदर वाले कमरे में चली जाती है। वो एक कपड़े को आग से गर्म करके उसके शरीर पर रख रहा था। रिद्धि उसके सामने बेहोश लेटी हुई थी और दक्ष उसे देखे जा रहा था। उसे उसके साथ बिताए सारे पल याद आ रहे थे, उनकी लड़ाई, एक दूसरे की टांग खींचना, सब कुछ। वैसे तो तुमसे मैं कुछ भी बोलूं और तुम उसका पलट कर जवाब ना दो, ऐसा नहीं होता। लेकिन आज जब मैं सच में चाह रहा हूँ कि तुम कुछ बोलो, तब तुम चुप हो। आज मैं सच में चाहता हूँ कि तुम कुछ बोलो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दक्ष बैठे पूरी रात रिद्धि का ध्यान रखता है। सुबह हो गई थी। दक्ष की रिद्धि के बगल में बैठे बैठे आंख लग गई थी। धीरे धीरे रिद्धि को होश आता है। वो दक्ष को अपने बगल में बैठे देखती है। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। आसपास हुई हलचल से दक्ष की आंख भी खुल जाती। रिद्धि अब कैसी हो तुम? थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। रिद्धि बस उसे देखे जा रही थी। तब तक वहाँ दादी आ जाती है। अब कैसी हो तुम बिटिया? रिद्धि सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखती है। कल रात तुम बेहोश हो गई थी, तब ये भैया ने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा। वो उसे सारी बात बताती है। रिद्धि दक्ष की तरफ देखने लगती है। अब हमें निकलना चाहिए, घर पर सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। हाँ, माँ बहुत टेंशन में होगी। मेरा फोन? हम दोनों के फोन शायद गाड़ी में रह गए हैं, हमें चलना चाहिए। मेरे कपड़े? दादी उन दोनों को उनके कपड़े दे देती है और दोनों चेंज करके गाड़ी के पास पहुंचते हैं। दोनों अपना फोन चेक करते हैं, जिसमें बहुत सारी मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी। बैटरी भी लगभग जाने वाली थी। इससे पहले कि फोन डिस्चार्ज हो जाए, माँ को फोन करके इन्फॉर्म कर देती हूँ। रिद्धि अमिता जी को फोन करती है। हेलो रिद्धि, कहाँ हो तुम? मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं रास्ते में हूँ, तुम्हें ढूंढने आ रही थी। माँ आप वापस लौट जाइए, मैं दक्ष सर के साथ हूँ। रात में गाड़ी खराब हो गई थी, वो ठीक कराकर हम वापस ही आ रहे हैं। मेरे फोन में बैटरी बहुत कम है, इसलिए आकर बताती हूँ। ठीक है, बस अब जल्दी से आ जाओ। ओके। फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। दक्ष भी अपने डैड को फोन करता है। हेलो डैड। दक्ष कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। मैं यहाँ शूटिंग लोकेशन के पास हूँ। रात में गाड़ी खराब हो गई थी, रिद्धि भी मेरे साथ ही है। गाड़ी ठीक कराकर हम वापस ही आ रहे हैं। ठीक है। वो
वो फोन काट देता है। मैं मैकेनिक को देख कर आता हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। दक्ष हाँ में सिर हिला देता है। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनके बीच की खामोशियाँ कुछ कहना चाह रही थी। काफी आगे आने के बाद उन्हें एक मैकेनिक की शॉप दिखती है। वो वहाँ से एक मैकेनिक के साथ अपनी कार के पास वापस आते हैं। गाड़ी ठीक होते ही दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। कार में भी दोनों चुप थे। रिद्धि का घर आ जाता है और वो जाने लगती है। सुनो, रिद्धि उसकी तरफ देखती है। आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, रेस्ट करो। वैसे भी कल की बारिश की वजह से आज का शूट कैंसिल हो गया है। रिद्धि हाँ में सिर हिला देती है। दक्ष वहाँ से चला जाता है और रिद्धि उसे जाते हुए देखती है। रिद्धि घर के अंदर जाती है जहाँ अमिता जी उसका वेट कर रही थी। रिद्धि को देखकर वो उसके पास आती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत घर वापस आ गई। मैं दक्ष को भी थैंक यू कहूंगी कि वो तुम्हें ठीक से ले आया। रिद्धि धीरे से खुद से बोलती है, थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आप कुछ खाने को बना दो, बहुत भूख लग रही है। वो अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ दक्ष अपने घर पहुँचता है। अनिकेत उसका वेट कर रहे थे। दक्ष, तुम ठीक हो बेटा? जी, कल रात को गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैकेनिक नहीं मिला, इस वजह से हमें वहीं रुकना पड़ गया। रिद्धि को उसके घर सही से छोड़ा है बेटा? रिद्धि का नाम सुनते ही उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। जी डैड, मैं रूम में जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। ओके, टेक रेस्ट। दक्ष अपने कमरे में चला गया। रात हो चुकी थी। दक्ष और रिद्धि दोनों ही कल जो हुआ उसके बारे में सोच रहे थे। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना, वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले। एक दूसरे को याद करके उनके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है। रिद्धि खुद से कहती है, उन्होंने कल मेरा इतना ध्यान रखा, मुझे उन्हें थैंक यू कहना चाहिए था, मैंने तो कहा ही नहीं। वो कुछ उदास हो जाती है। फिर अचानक से उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आइडिया। वो दबे पांव किचन में जाती है और वहाँ की लाइट ऑन करती है। वो चुपचाप नारियल के लड्डू बनाने का सामान निकालती है और लड्डू बनाने लगती है। वो एक टिफिन भरकर लड्डू बनाती है और किचन ठीक ठाक करके लड्डू का डिब्बा अपने कमरे में लेकर आती है और अपने कमरे में लेकर चली जाती है। अगले दिन सुबह वो ऑफिस के लिए निकल रही थी तो वो देखती है कि अमिता जी कुछ परेशान लग रही थी। क्या हुआ माँ? मैं परसों एक नारियल लाई थी तुम्हारे लिए लड्डू बनाने के लिए, लेकिन पूरा का पूरा नारियल ही गायब है। रिद्धि हल्का सा घबरा जाती है। हो सकता है आपने किसी और चीज में यूज कर लिया हो। अरे, जब मैं लड्डू बनाने के लिए लाई हूँ तो किसी और चीज में क्यों इस्तेमाल करूंगी? खैर, तुम्हें देर हो रही होगी ऑफिस के लिए, तुम जाओ। जी। वो जल्दी से घर से बाहर निकल आती है। बच गई। मौसम खराब होने की वजह से आज भी शूटिंग नहीं होनी थी। अब बस 2 दिन की शूटिंग रह गई थी। वो ऑफिस पहुँचती है। वो देखती है कि दक्ष अपने केबिन में बैठा कुछ काम कर रहा था। वो उसे काम करता देख मुस्कुराती है और उसके केबिन में जाती है। मे आई कम इन सर? कम इन। आज उसकी आवाज में हमेशा जैसा एटीट्यूड नहीं था। रिद्धि केबिन में आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कोई काम था? हाँ, वो अपने बैग से टिफिन निकालने लगती है कि तभी अनिकेत एक लड़की के साथ दक्ष के केबिन में आते हैं। दक्ष, इससे मिलो, ये है पूजा, मेरे बचपन के दोस्त की बेटी, मेहता अंकल की बेटी। हाँ, वैसे तो ये दिल्ली में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब करती है। मुंबई ऑफिस के काम से आई थी तो कुछ दिन अब हमारे साथ ही रहेगी। फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम होता है इसे देखना था तो मैं इसे ऑफिस ले आया। हाय। हाय। अनिकेत दक्ष के पास जाता है और धीरे से उससे कहता है, ट्रीट हर वेल। इसके साथ औरत ऐसी वैसी वाली फिलॉसफी मत अपनाना, मेरी बेटी जैसी है। डैड। दक्ष पूजा से कहता है, आप आराम से ऑफिस में जितनी देर चाहे रह सकती हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। श्योर। रिद्धि को कुछ अजीब सा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी दक्ष बोलता है, रिद्धि, तुम्हें काम था? नहीं सर। वो जाने लगती है। अरे पर अभी तो तुम। मैं चलती हूँ। वो केबिन से चली जाती है। दक्ष उसे जाते हुए देखता है। वो अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है और काम करने लगती है। लंच ब्रेक में दक्ष उसके पास आता है। सर, आप यहाँ? कोई काम था आपको? नहीं, वो सुबह तुम कुछ कहना चाहती थी पर डैड आ गए थे तो बात नहीं हो पाई। रिद्धि के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। हाँ, वो मैं। तब तक वहाँ पूजा आ जाती है। दक्ष, लंच टाइम हो गया है, कहीं बाहर चले? मुंबई का वड़ा पाव खाने का मेरा बहुत मन है, वो खाने चले? अभी ऑफिस में कुछ काम है मुझे। वो रिद्धि की तरफ देखने लगता है जिसका चेहरा हल्का सा उतर गया था। प्लीज, वैसे भी अभी तो लंच टाइम है, कोई काम नहीं होगा, चलते हैं ना? ओके। पूजा दक्ष के साथ चली जाती है। रिद्धि उसे जाते हुए देखती है। मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे तो वैसे भी ये अकड़ू बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे जहाँ जाना है जाए, जिसके साथ
जाना है जाए, मैं तो बस थैंक यू बोलना चाहती थी। हाँ, और कुछ भी नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। हाँ, अब सिर्फ काम पर कॉन्सेंट्रेट। हाँ, वो फिर से काम करने लगती है। थोड़ी देर में वो दक्ष को पूजा के साथ आता देखती है और फिर से उसी के बारे में सोचने लगती है। रिद्धि अपना सिर पकड़ लेती है। शायद मेरी तबीयत सही नहीं है, ऐसा करती हूँ घर चली जाती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। वो दक्ष के केबिन में जाती है। यस। सर, क्या मैं जल्दी घर जा सकती हूँ? क्यों, क्या हुआ? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, सुबह तो ठीक लग रही थी। अंदरूनी तौर पर खराब है। दक्ष उसे हैरानी से देखने लगता है। रिद्धि बच्चों की तरह बोलती है, अब सर तबीयत पूछ कर थोड़ी ना खराब होगी कि हो जाऊं या नहीं। नहीं नहीं, तुम जाओ, सच में तुम्हारी तबीयत खराब। रिद्धि सुनकर चिढ़ जाती है और चली जाती है। इससे क्या हो गया? रिद्धि अपने घर पहुंचती है। अरे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? मुझे तो तबीयत से ज्यादा मूड खराब लग रहा है। क्या हुआ? फिर दक्ष से झगड़ा हुआ क्या? उससे क्यों झगड़ा होगा? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? अरे, मैं जा रही हूँ। कहाँ? सोने। ठीक है, मैं भी एनजीओ जा रही हूँ, काम है, ध्यान रखना। ओके। अमिता जी वहाँ से चली जाती है और रिद्धि अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। क्या केसरिया तेरा इश्क है पिया तक पहुँचने की शुरुआत कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझो की स्टाइल से रिद्धि और दक्ष के बीच हो चुकी है, या अभी भी चुप माही चुप है रांझा की धुन बजेगी इनके बीच? क्या इनकी कहानी मीठा मीठा प्यार और नमक स्वाद अनुसार वाली है, या इश्क में इम्तिहान अभी और भी है कि कसौटी से गुजरेगा इनका प्यार? जानने के लिए देखते रहिए इस प्यार को क्या नाम दूं कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत खुश हूँ, बस जल्दी से अपने डैड से मिलवा दो ताकि आगे की बात हो सके। आंटी, मैंने डैड से भी कहा है जिस दिन हमारी मूवी की स्क्रीनिंग होगी उस दिन मैं आप दोनों को मिलवाऊंगा। पर प्लीज आंटी। आंटी नहीं, माँ। माँ। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। क्या इनकी कहानी पूरी हो गई है? देखने में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। लड़का लड़की भी राजी और घर वाले भी। पर वो लव स्टोरी ही क्या जिसमें प्रेमी प्रेमिका को इतनी जल्दी मंजिल मिल जाए? क्या लगता है आपको? क्या होगा आगे इनकी जिंदगी में? बताइएगा जरूर। और आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए इस प्यार को क्या नाम दूं। कहानी का अगला भाग आपके अपने